इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग की। अब देखें कि जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप के पास दो चीजें हो जाती हैं, एक वो जो आपने अभी बनाई है और एक वो जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था अपने पिछली बार कि एक लिंक लिस्ट करके क्लास थी, उसका वो एक बेसिक या बेस क्लास थी। आपने डिलक्स लिंक लिस्ट बनाई और ये थोड़ी सी और आपने इसमें एडिशन वगैरह कर दिए। तो इन दोनों चीजों में आपने देखा कि हम ये बनाने के बाद ये ज्यादा और एक तरीके से स्पेसिफाइड हो गई और ये बहुत जेनेरिक थी और इसको और स्पेसिफाई कर दिया आपने। तो एक काम इसमें आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे आपने ये लिंक लिस्ट जो बेस क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया और एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि आपकी डिराइव्ड क्लास थी, और फिर उसके बाद देखा पी और क्यू दो ऑब्जेक्ट बना दिए क्योंकि ये आपकी ऑलरेडी बेस क्लास थी। तो आपने जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो इसको असाइन कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये आप असाइन कर सकते हैं और ये तब तक असाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर बताया गया कि जब आप इनहेरिट पब्लिक करेंगे, जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे, और भी इसके मुद्दे हैं अभी मैं बताता हूं आपको, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग की, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्जन प्रिंट का कॉल होगा जब ये पी प्रिंट करेंगे। पी तो इसका ऑब्जेक्ट है, क्यू पी को असाइन हो गया है, यानी कि अब क्यू की प्रॉपर्टीज पी पे आ गई है। तो बड़ी बात है कि पी को लिंक लिस्ट का जो प्रिंट है असाइन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये प्रॉब्लम है, ये एक दिक्कत है, और प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा मैं इसको, दिक्कत ये एक तरीके से प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है और जिसको एक तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक तरीके से हैंडल किया जाता है C++ में, और डेटा स्ट्रक्चर की जो हम डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं इसको आपको बता दूं कि P = Q। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है। ये हो सकता है अगर आपने इनहेरिटेंस पब्लिक किया हो, लेकिन अदर वे अराउंड पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आपने एक आदमी बोला और एक स्टूडेंट बोला, तो या ह्यूमन बोला जिसमें सारी रेस आ जाती है, तो स्टूडेंट तो ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन एक बड़ी क्लास है, स्टूडेंट उसका स्पेसिफाइड या स्पेशल वर्जन है। इसी तरीके से अगर आप इनका काम डिफाइन करते हैं डोनेट ब्लड, तो ह्यूमन भी आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकता है, स्टूडेंट को आप ह्यूमन बना देंगे। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है कि एग्जाम दीजिए, तो आप हर ह्यूमन को एग्जाम नहीं दिलवा सकते, वहां आपको स्टूडेंट को ही दिलवाना पड़ेगा। इसीलिए अदर वे अराउंड पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हमारा सवाल वहीं पे आ गया कि कौन सा प्रिंट कॉल होगा। जो लास्ट लाइन में हमने देखा था ना अभी पहले, इसमें कौन सा प्रिंट कॉल होगा। अब कंपाइलर जानता है कि P किसको पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट को। इट कैन नॉट रियली फिगर आउट बाय कोड एनालिसिस that it so happens that this time P points to an object that actually of type deluxe linked list। अब देखिए यहां पर इसको पता है कि P है, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि P Q जो है वो P को असाइन हो चुका है और P का प्रिंट कराना चाहते हो आप। तो अल्टीमेटली कोड एनालिसिस के समय कंपाइलर नहीं बता सकता। So the call must be to version of print defined in linked list। अगर आप किसी तरीके से इसको प्रिंट कराना चाहेंगे, इसके प्रिंट को, तो यहां प्रिंट कर जाएगा। ठीक, तो ये जो चीज है कि कंपाइल टाइम में एग्जैक्टली P जिसको पॉइंट कर रहा है वो किसको प्रिंट करेगा, और डिलक्स लिंक लिस्ट है इसके प्रिंट का क्या होगा, या इसका प्रिंट होगा या इसका प्रिंट होगा। ये जो चीजें हैं ये किस वर्जन का प्रिंट दिखाएगी, इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि सब कुछ वैलिड है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें प्रोग्रामिंग में गलती नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका यहां पर एक बेस क्लास है, B कर देते हैं, और एक ये डिराइव्ड क्लास है, दोनों में प्रिंट PP फंक्शन है। आप चाहते हैं कि किसका प्रिंट कब कॉल हो और पता रहे, या फिर आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया, इसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया, दोनों के प्रिंट कॉल कर लिए, तो किस, और असाइनमेंट भी कर दिया बीच में किसी ने किसी को एक दूसरे से, किसका कब कॉल होगा ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा।
तो C प्लस इफ वी डू नॉट पुट एनी एडिशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड, यानी कि अगर आप इसको हैंडल नहीं करेंगे तो C++ will call the version of the function corresponding to the declared type of variable we are using. तो जिस टाइप का वेरिएबल इसको डिफाइन किया गया था उसी को ये कॉल कर देगा। मतलब अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, किसी एक ऑब्जेक्ट बनाया है किसी क्लास का, उसको वो कॉल कर देगा। ये तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक, इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं कि जो जिसको कॉल होगा उसको करेगा, लेकिन उसको कॉल कर लेगा। लेकिन बात ये आती है कि जब ये सब असाइनमेंट हो चुके हैं, जब कुछ चीजें हमने कर दी है, कुछ अपने ऐसे इंस्ट्रक्शन डाले हैं जिसमें हम कुछ और चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि कोड एनालिसिस के समय पता ना चले, स्टैटिक बाइंडिंग ना हो। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास में, जो कि हमारा एक क्लास था, उसमें लिंक लिस्ट जो क्लास है इसमें प्लस अपने जो डिलक्स लिस्ट है, दोनों में, पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों में आप क्या करेंगे, वर्चुअल लगा देंगे। फंक्शन के आगे वर्चुअल फंक्शन लगा देंगे। तो वर्चुअल लगाते ही, वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या करेगा कि ये कंपाइल टाइम में सब कुछ रोक देगा। ये बोलेगा कि अभी एक काम करते हैं, कंपाइल टाइम में कुछ नहीं करते हैं, एक बार हम पहुंचेंगे आपके रन टाइम पे, मतलब स्टैटिक बाइंडिंग नहीं होगी। जब रन टाइम पे अगर फंक्शन का कोई एक्चुअल वर्जन कॉल हो, यानी जो ऑब्जेक्ट जिसको एक्चुअल पॉइंट कर रहा है उसका फंक्शन कॉल करे, तब बात बनती है। तो वो काम जो है उस समय रन टाइम पे काम करने वाला ये वर्चुअल स्टैटिक बाइंडिंग को रोक देगा, वहां तक रोक देगा, डायनेमिक बाइंडिंग पे आएगा। अब इसको एग्जैक्टली पता है कि किसका कब मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। ये वर्चुअल शब्द जो है इसको ये डायनेमिक तक लेके जाता है। तो अब बात आती है प्योर वर्चुअल फंक्शन की, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं? अगर आप वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं और उसके आगे डबल इक्वल टू 0 कर दिया तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। एक क्लास है जिसके अंदर आपने ये वर्चुअल लिख के फंक्शन दिया, जिसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और अगर यही क्लास है, इसके अंदर 2-3 इस तरीके से फंक्शन हो जाए, एक नहीं, दो नहीं, 3 फंक्शन हो जाए, एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए, जो इक्वल टू 0 होगा, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं। यहां पर ये वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन जब इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ऐसे ही इस क्लास के अंदर 2-3 आपके प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहलाने लगेंगी वो। तो अगर हम कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की थ्रू प्रिंट को कॉल करते हैं, तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। उसकी मान्यता क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? वाई डू वी वॉन्ट टू डू इट? क्यों, हाउ, वाई एंड हाउ टू यूज वर्चुअल फंक्शन, पहली चीज क्यों हम करना चाहते हैं? देखिए, हम इसलिए करना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी चीज हो, जैसे हम एक चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं बेसिक शेप्स का, ड्रॉ करना चाहते हैं बेसिक शेप को, तो ग्राफिक ऑब्जेक्ट बना लें। वो सारे के सारे ग्राफिक ऑब्जेक्ट, सबकी एक प्रॉपर्टी होती है, कलर, लाइन, विड्थ, स्टाइल एंड बहुत सारी। तो आप इसके लिए कुछ फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉ हो गया, रीसाइज हो गया। तो ये आप क्या करते हैं कि एक आप क्लास बनाएंगे, उस क्लास में बोलेंगे देखिए आप ये ड्रॉ और ये रिसाइज, इन सबको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। और आप बोलेंगे कि जो भी सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन बनेगा वो इन फंक्शन को अपने आप इंप्लीमेंट करेगा, खुद इंप्लीमेंट करिए इसको, हम आपको एक खाका बना के दे दे रहे हैं बस। तो ये बात मैं अब जोड़ता हूं उसी से, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से, जहां से बात शुरू हुई थी, हमारी डिस्कशन शुरू हुआ था स्टार्टिंग का। अगर मान लीजिए आप एक सेट फंक्शन बनाना चाहते हैं, आपको याद है सेट में क्या होता था, ऐड, रिमूव और कंटेन्स। आप इसके आगे वर्चुअल लिख दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब इससे, इस सेट से आप चाहे लिंक्ड लिस्ट सेट बनाइए, इस सेट से आप चाहे एरे सेट बनाइए, इस सेट से चाहे आप वेक्टर सेट बनाइए, इन तीनों को, ये तीनों ऐड, रिमूव, कंटेन्स अपने आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सारी बात है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट था कि किसको कॉल करना है, कब कॉल होगा, ये सारा का सारा दूर हो जाएगा। सब अपने फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे और सब अपने फंक्शन कॉल हो जाएंगे। ये आप समझ गए। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कोई लिस्ट में करना चाहे तो आप क्या करें, पुश बैक और पुश फ्रंट। जैसे लिस्ट में आपको याद होगा, लिस्ट में हम क्या करते थे, हम इंसर्ट करते थे, और इंसर्ट के साथ आप कुछ बेसिक काम भी करते थे, पुश बैक और पुश फ्रंट।
तो इंसर्ट तो सबको इंप्लीमेंट करना है अगर लिस्ट को लेके कोई इंप्लीमेंट कर रहा है तो, लेकिन पुश बैक पुश फ्रंट तो सबको करना ही है, ये लाइन तो सबको करनी है, तो इसको तो आप डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इंसर्ट अलग अलग तरीके से होता है, इसको आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिए, इसको आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिए। लेकिन ये जब बात हो गई तो अब मैं बहुत बहुत बड़े टॉपिक की तरफ आपको ले जा रहा हूं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये सवाल सबसे पहला सवाल होता है, इसका सवाल क्या होता है, इसका सवाल का जब आप जवाब देते हैं तो जरूर मैंने 99% देखा है कि जो जवाब आता है वो ये होता है कि बहुत सारे फंक्शन है, मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूं, बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग उसके इनपुट पैरामीटर्स है और अलग अलग उनके रिटर्न टाइप है। तो जो फंक्शन कॉल होता है अलग अलग, एक फंक्शन के कई नाम और बहुत सारे काम, ये एक फंक्शन का एक ही नाम और बहुत सारे काम। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लोग जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं कि सेम नेम ऑफ द फंक्शन विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स या डिफरेंट रिटर्न टाइप एंड दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन साहब ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है समझिए अच्छी तरीके से। अब देखिए, द कॉन्सेप्ट डिटरमाइनिंग विच वर्जन ऑफ क्लास मेंबर फंक्शन टू कॉल एट रन टाइम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जिससे कौन सा क्लास का फंक्शन, कौन सा वर्जन, उस कौन से वर्जन जो फंक्शन है आपके क्लास मेंबर के, वो रन टाइम पे कॉल किए जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आपके क्लास में एक ही नाम से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, या अलग अलग क्लास में एक ही फंक्शन, एक ही नाम के फंक्शन हो सकते हैं बहुत सारे। तो कौन सा फंक्शन रन टाइम पे कॉल होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत सारे फॉर्म। आप समझ गए पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं इनहेरिटेंस में। अब मान लीजिए आपने एक क्लास बी ली और ए बड़ी क्लास है उससे इनहेरिट कर लिया, आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये बना दिया आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब आप क्या करना चाहेंगे कि अगर यू वांट टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, बी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये देखिए कंस्ट्रक्टर यहां पर हो ही रहा है कॉल। अब देखिए, इफ ए हैज सम प्राइवेट वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर यहां कॉल हो गया, लेकिन अगर ए, इससे क्या कंस्ट्रक्टर से होता क्या है, बी की चीजें अपने आप इनिशियलाइज हो जाएंगी। लेकिन ए का अगर प्राइवेट वेरिएबल है तो क्या करेंगे, बी तो उसे इनहेरिट कर ही नहीं रहा है, बी ए के प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन वो बी को आप इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो बी ए तो कहीं इनिशियलाइज हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। तो इसके लिए आप देखेंगे, इफ यू डोंट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई विच कंस्ट्रक्टर ऑफ ए टू कॉल, अगर आप स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे तो C++ अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला देगा। अगर आपको कोई और चलाना है तब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज से निजात पा जाते हैं। और अगर आप वाकई में वो चीज करना चाहते हैं अपने हिसाब से कि भाई मैं तो ये कंस्ट्रक्टर चलाना चाहता हूं, तो आप देखिए क्लॉज बी, ये ए जिसे इनहेरिट हुआ, उस तरीके से आप यहाँ पर बी लिखेंगे और ये दोनों मतलब जो भी आप स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी उनके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कोलन लगा के कर देंगे। देखिएगा, कोलन लगा के करेंगे तो ए का आपका कॉल हो जाएगा और ये काम बन जाएगा आपका, ठीक। लेकिन ये बात तो हो गई कंस्ट्रक्टर की। अब डिस्ट्रक्टर का क्या, डिस्ट्रक्टर आपके पास ये ए था, ये बी था, ए बी पे बना, मतलब बी ए पे बना हुआ, यानी कि ए आपकी बेस क्लास है, बी आपकी डिराइव्ड क्लास है। आपने क्या किया कि डिस्ट्रक्टर के बारे में बात की कि अब क्या होगा। तो डिस्ट्रक्टर क्या होगा, क्या ये डिस्ट्रक्टर आपने अगर ए का चला दिया तो काम बनेगा आपका। मान लीजिए आप डिस्ट्रक्टर ए का करते हैं, किस तरीके से आप डायनेमिकली इसको करना चाहते हैं, तो ए तो बी के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि ये बेस क्लास है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, C++ अपने आप इस चीज को कर देता है। सबसे पहले ये चेन रूल फॉलो होता है। देखिए, C++ टेक केयर ऑफ डिस्ट्रक्टर कॉल चेन फॉर यू, इसका मतलब पहले बी खत्म होगा, उसके बाद ए खत्म होगा और क्या, ऑब्जेक्ट खत्म होगा। तो ये इस तरीके से इसमें डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का काम होता है। और एक वर्चुअल
का भी एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का। ये बहुत सारा पूछा जाता है कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या चीज है और इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसका एक सीधा सा आंसर रहता है कि क्या आप पहले सवाल तो ये होता है कि क्या डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लें कि डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है, और जब भी आप इनहेरिट करें या जब इनहेरिटेंस में बेस क्लास और इसको लाएं तो डिस्ट्रक्टर को जरूर वर्चुअल बना दें। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ये बात हो गई पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस की।